हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई इनवॉइस के बारे में। ई इनवॉइस का जो नया रूल आया है उसको हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल हो रहा है, ई इनवॉइस किन किन लोगों को बनाना जरूरी है, इसमें टर्नओवर की क्या लिमिट है, कौन कौन सप्लायर इसमें कवर होंगे और किन किन लोगों को कुछ एग्जम्पशंस दी है। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है। तो ई इनवॉइस जो नया आया है वो 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो रहा है। किन किन लोगों को बनाना जरूरी है। ई इनवॉइस जब से जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से लेके मार्च 2023 तक, आपका कोई भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया है तो आप ई इनवॉइस के दायरे में आ जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है 5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आपका कोई भी साल में अगर 5 करोड़ के ऊपर आपकी सेल हो गई है तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। तो आइए सबसे पहले हम ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे कैसे हमको इनेबल करना रहता है उसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल पे, हमने लिखा ई इनवॉइस। तो जो पहला वेबसाइट आ गया e-invoice1.gov.in, उसमें हम टिक करेंगे तो आपके सामने ई इनवॉइस का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि द ई इनवॉइस सिस्टम इज फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अपलोडिंग ऑल द बी टू बी इनवॉइसेज। ये उन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो बी टू बी इनवॉइसेज रेज कर रहे हैं। एक इनवॉइस का आईआरएन नंबर जनरेट होता है जिसको इनवॉइस रेफरेंस नंबर बोलते हैं। जो ई इनवॉइस बनता है वो डिजिटली साइंड होता है और उसके ऊपर एक क्यूआर कोड आता है जिसपे डेट और टाइम मेंशन होता है। हमने हमारी पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि आप कहाँ पे जाके ई इनवॉइस को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप हमारी पिछली वीडियो, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वो वीडियो को देख के आप अपने ई इनवॉइस को इनेबलमेंट कर सकते हैं। ई इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो आप यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और ई इनवॉइस इनेबलमेंट को टिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ई इनवॉइस किन किन लोगों को बनाना जरूरी है। तो ई इनवॉइस सबसे पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर हो गया है। आइए हम समझते हैं कि ई इनवॉइस का जो एग्रीगेट टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए, उसको हम समझते हैं। अब इसमें यह कहा है कि अगर आपका कोई भी साल में 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो गया है तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि जैसे मेरा 1920 में टर्नओवर 7 करोड़ था, लेकिन 2021 में 4 करोड़ था। अब जो करंट ईयर है 22-23, उसमें मेरा टर्नओवर 4 करोड़ ही था। तो अब क्या मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? तो आपको यह जानना है कि आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपने 2019-20 में अपना टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़ से एक्सीड कर लिया था, तो आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। अब हम ये समझते हैं कि कौन सी सप्लाईज इसके अंदर कवर होती है जिस केस में अपने को ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले वो बी टू बी अगर आप सप्लाई करते हैं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अगर आप सप्लाई टू सेज यूनिट, अगर आप उनको सप्लाई करते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट, जो ई इनवॉइस के दायरे के अंदर कवर होते हैं, उनके ऊपर भी आपको ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू किया है, सर्कुलर नंबर 198/10/2023। इसमें उन लोगों को भी कवर किया है कि अगर आप कोई भी सप्लाईज गवर्नमेंट को करते हो जो आपका टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है, तो उन गवर्नमेंट सप्लाईज के ऊपर भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये नया अमेंडमेंट आया है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि जब गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस लेके आए थे, सबसे पहले ई इनवॉइस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2020 में।
उस समय टर्नओवर का लिमिट दिया था 500 करोड़। उसके बाद इसको धीरे धीरे समय के साथ साथ इसको चेंज करते गए। उसके बाद 100 हुआ, उसके बाद 50 हुआ, उसके बाद 20, और आज 5 करोड़ के ऊपर भी इन्होंने ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर दिया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2 CR के ऊपर एवं सबको ई इनवॉइस एप्लीकेबल करने के लिए बोल दे। इसका एक बेनिफिट यह है कि ई इनवॉइस इसके लिए एप्लीकेबल कर रही है ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस आए। तो अभी तो हम बात करते हैं फिलहाल जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर हो गया है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर जीएसटी आया था जुलाई 2017 में, तो क्या मुझे 17-18 के टर्नओवर में 5 करोड़ का लिमिट 1 अप्रैल से काउंट करना होगा या फिर 1 जुलाई से? तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था कि आपको अपना एग्रीगेट टर्नओवर 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में अगर आपने 5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर दी है तब आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमने समझा कि जो 5 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है उसके हमने कुछ बेसिक एग्जांपल के साथ समझा कि उसमें कौन सी सप्लाईज कवर है, किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, इसमें टर्नओवर हम कौन सा काउंट करेंगे। अगर कोई मेरा पिछले साल में टर्नओवर एक्सीड हो गया है बट करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं एक्सीड हुआ है तो क्या उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। तो ये सब चीजों का हमने डिस्कशन किया है। अब इसमें एक पॉइंट ये बचता है कि क्या अगर मेरा 1 अप्रैल 2023 से अभी तक का ही मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला गया है तो क्या मुझे ई इनवॉइस बनाना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपका जो टर्नओवर का लिमिट है वो आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही कंपेयर करना है। करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लिमिट 5 करोड़ के ऊपर हो भी गया है तो भी आपको ई इनवॉइस रजिस्टर नहीं करना है। अभी से ई इनवॉइस का पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप फ्रीली ई इनवॉइस बनाने के लिए इनेबल हो सकते हैं और आप ई इनवॉइस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप 1 अगस्त से जब ये एप्लीकेबल हो जाए तो आप उनमें कोई भी तरह की मिस्टेक्स ना करो। अब हम बात करते हैं कि ई इनवॉइस किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनेंगे। समझो हम इनवॉइस रेज कर रहे हैं, तो इनवॉइस के ऊपर अगर आपने B2B सप्लाई की है और वो टैक्सेबल है तो आपको उसका इनवॉइस बनाना होगा। अगर समझो आपने एग्जम्प्टेड सेल किया है कुछ तो उस पे ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है, आप उस पर बिल ऑफ सप्लाई या इनवॉइस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट नोट। अगर कोई पार्टी का गुड्स रिटर्न हुआ है और आप उसका क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो भी आपको ये इनवॉइस बनाना होगा अगर वो B2B क्रेडिट नोट है तो। अगर आप कोई डेबिट नोट रेज कर रहे हैं तो उस पर भी आपको ये इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो ये 3 बेसिक है, इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इस पे आपको यूजुअली ई इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है जिनका अलग अलग स्टेट्स में जीएसटी नंबर होता है। पैन नंबर एक ही होता है बट उनके अलग अलग स्टेट्स में वेयर हाउस होते हैं, उनके अलग अलग जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन किए होते हैं। अब अगर समझो कि मुझे एक स्टेट से मेरे खुद के दूसरे वेयर हाउस जो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है तो क्या मुझे उसके ऊपर ई इनवॉइस बनाना होगा? तो इसका आंसर है यस। आप कोई भी B2B सप्लाई करते हैं, चाहे आप भले अपने खुद के वेयर हाउस में करें या कहीं पे भी करें, आपको उसका ई इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। ई इनवॉइस जो हर B2B सप्लाईज के ऊपर लगेगा, चाहे आप इंटरनली अपने वेयर हाउस में ट्रांसफर करो या फिर आप कोई दूसरे कस्टमर को सेल करो। तो ये था कि उस केस में भी इनवॉइस आएगा अगर आप अपने खुद के वेयर हाउस जो दूसरे स्टेट में सिचुएटेड है तो भी उसके ऊपर ई इनवॉइस आएगा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में एग्जम्पशंस दी है जिनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स। अब इसमें केवल सेज यूनिट्स को एग्जम्पशन दी है जबकि सेज डेवलपर्स को एग्जम्पशन नहीं मिली है, तो उनको तो वैसे ही ई इनवॉइस एप्लीकेबल रहेगा। सेकंड आता है इंश्योरेंस। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंसी है तो उनको अभी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको भी ये ई इनवॉइस से एग्जम्पशन दिया है। उसके बाद आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, अभी तक इनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल था तो इसके लिए इनको ई इनवॉइस के दायरे में नहीं रखा है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस
जो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे उनको भी इनवॉइस के दायरे में नहीं रखा है। उसके बाद आता है कि सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ, अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और जो उनके एग्जीबिशन में लगी है उनके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है कि पर्सन रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 14 ऑफ CGST OIDAR। तो हम समझते हैं कि OIDAR क्या होता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल। ये वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो गया, जो क्लाउड बेस आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं रखा है। तो ये सब क्राइटेरिया थे जिनको अभी ई इनवॉइस के दायरे में नहीं रखा है, कुछ एग्जम्पशंस मिली हुई है। तो ये था कि हमने ई इनवॉइस पोर्टल के बारे में समझा है कि क्या ई इनवॉइस होता है, कब से एप्लीकेबल होने वाला है, और इसमें एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमको ई इनवॉइस जनरेट करना है, एवं किन किन सप्लाईज के ऊपर हमको ई इनवॉइस बनाना है, और वे कंपनी जिनको ई इनवॉइस के दायरे से एग्जम्पशन रखा हो। ये एक ई इनवॉइस का फॉर्मेट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे एक ई इनवॉइस जनरेट होता है। उस पर IRN नंबर और उसका QR कोड आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जिसपे डेट और टाइम क्लियरली मेंशन होता है कि आपने कब इसको जनरेट किया है। ये जो आप देख रहे हैं, हमने जो एक ई इनवॉइस बनाया है वो एक सर्विस इनवॉइस का हमने ई इनवॉइस रेज किया है। यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखना है कि केवल ये ई इनवॉइस गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर कोई भी सप्लाईज जो सर्विस से रिलेटेड है, अगर आप उनकी सप्लाईज करते हैं तो भी आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। उसके लिए भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमने अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आप वो गुड्स में B2B सप्लाई करें या फिर आप सर्विस में B2B सप्लाई करें, आपके सेल में दोनों ही काउंट होगा, दोनों के ऊपर वही रूल्स एप्लीकेबल है जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। ई इनवॉइस के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।